तो स्टूडेंट ये बात यहाँ तक था कि जब दोनों आपस में चिपक जाते हैं तो नॉर्मल फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए जब जब इंटरलॉकिंग और थोड़ा मजबूत हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? उसको और खींच के लेने में ज़्यादा फोर्स मुझे देना पड़ेगा, करेक्ट? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा लिखते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। मतलब इनडायरेक्टली मैं नॉर्मल फोर्स के साथ जुड़ रहा हूँ। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि एन इज इक्वल टू एम जी हो जाए। बॉडी को मैं ऐसे रखा हूँ, अगर मैं बॉडी को ऐसे रख दूँ स्टूडेंट्स, ये एक वॉल है, मैं बॉडी को अगर ऐसे रख दूँ यहाँ पर, सो कैन यू से कि यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, बट एम जी इस तरफ काम कर रहा है, वेट नीचे की तरफ। तो यहाँ पर तो एन इज इक्वल टू एम जी नहीं है ना, वी कैंट से कि एन इज इक्वल टू एम जी। तो इसीलिए हम नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सरफेस कितना अच्छी तरह से चिपक के है, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है। वो नॉर्मल फोर्स किसी की वजह से आ सकता है, वेट की वजह से आ सकता है, इट कुड बी ड्यू टू एनी अदर रीजन आल्सो। तो इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू एन। मींस इफ ए प्रोपोर्शनल टू बी, देन मन के हिसाब से तो नहीं बढ़ेगा ना, कांस्टेंट के हिसाब से बढ़ेगा, ए इज इक्वल टू के बी, करेक्ट? तो इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट? एंड इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जब दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन को ये अपोज करता है, ठीक है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, करेक्ट? और स्टूडेंट जब जब एक्चुअली ये जो म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, क्या है? फ्रिक्शन भी दो टाइप का होता है, एक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको एफएस को लिखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट पे होता है उसमें जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट? और जब बॉडी जब मूव करता है तो जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। इन डिटेल्स में पढ़ाऊंगा मैं, फ्रिक्शन एक चैप्टर है पूरा, ठीक है? तो फोर्स एफएस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, एफके इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसलिए जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात आता है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। दिस म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। शुभम, राइटिंग और नॉट? एंड दिस एफ के की अगर मैं बात करूं तो एफ के इज इक्वल टू हाउ मच, म्यू के इंटू एन, करेक्ट? एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, है ना? तो म्यू के इंटू एन, तो यहाँ पर एफ के इज कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी, ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टूडेंट जब बॉडी मूव करता है तो इरेगुलरिटीज इतना अच्छी तरह से इंटरलेक मतलब खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, मतलब कम हो गया है। जब बॉडी खड़ा है तो ज्यादा फ्रिक्शन है, जब बॉडी चलेगा तो थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि जो म्यू के जो है ना, दैट इज ऑलमोस्ट लेस देन और इक्वल टू मैक्स हो सकता है। तो म्यू के इज ऑलवेज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी जब चलता है तो फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है, जब बॉडी रेस्ट पे रहता है तो फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है? राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। इसीलिए इसको आपसे बता रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन पे डायरेक्टली इसको बता सकता था, बट लॉज ऑफ मोशन पढ़ते तक ये आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ पे आ गया होगा, इसीलिए मैं आपसे इसको पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी में। मान के चलो स्टूडेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमें डील करना पड़ेगा, और अपनी 9th क्लास पे अगर कोई एनटीएससी के लिए तैयारी कर रहा होगा या फिर नॉर्मली कोई बेसिक्स पढ़ा होगा तो इस तरह की डायग्राम्स के क्रस में वो आया होगा, ठीक है? मान के चलो इस बॉडी का वेट एंड दैट इज 20 न्यूटन वेट, और इस बॉडी का वेट W2 है, दैट इज 550 न्यूटन। 50 न्यूटन मतलब क्या है, mg इज 50, तो इसका मास कितना हो गया 5, इसका मास कितना हो गया 2 kg, करेक्ट? 2 blocks weighs 20 न्यूटन, मतलब इसका मास कितना है 2 kg, इसका मास कितना है 5 kg। तो ये जो स्ट्रिंग है इसका नाम बी देता हूँ, इसका जो स्ट्रिंग है उसका नाम ए दे देता हूँ, करेक्ट? स्टूडेंट यहाँ पर पूछा है कि फाइंड द टेंशन स्ट्रिंग ए एंड बी। फाइंड द टेंशन, find the tensions in the string A and B. Find the tensions in the string A and B. करेक्ट? स्टूडेंट देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को मतलब कुछ दिन बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप तो डायरेक्टली बना दोगे इस तरह के क्वेश्चंस, बट शुरुआत में हम बच्चों को बोलते हैं कि थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब फोर्स डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है, फोर्स डायग्राम। एक चीज रहता है दैट इज फोर्स डायग्राम, राइट? उसको हम कहते हैं फोर्स डायग्राम, और इसका भी दूसरा नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी में लिखता रहूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम।
उसको FBD भी लिखा जाता है बहुत जगह में, फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम, ठीक है। उसका ये मतलब है कि जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो फोर्स लग रहा है उसको हम दिखाएंगे इस फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए। और इसमें क्या टेक्निक है इसको बनाने की, जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है उस बॉडी को हम एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, लेट्स टेक द बॉडी एज ए पॉइंट, ठीक है। और उसके जो सारे फोर्सेस लग रहा है, ऑल द फोर्सेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एरोस इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। उसको हम एरोस के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सी डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में उसकी हम फीवर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दे दूं आपको, मान के चलो मैंने अभी एकदम सिंपल सा डायग्राम जहां से शुरू होता है हर डायग्राम, एक बॉडी को मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और इसके ऊपर अभी क्या क्या फोर्स लग रहा है, व्हाट आर द फोर्स। सो यहाँ पर एक वेट, करेक्ट, यहाँ पर एक वेट नॉर्मल फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स है अप्लाइड फोर्स, करेक्ट। और लेट मान के चलो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर सारे फोर्स को मैं एक पॉइंट पे दिखाऊंगा तो दिस इज हाउ मच, दिस इज फोर्स अप्लाइड, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज mg। तो ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने सारे फोर्स को दिखा दिया। सो दैट इज मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी क्या बनाया और सारे फोर्स को एरो मार्क में दिखा दिया। तो एक बार सारे फोर्स को दिखाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, टोटल लेफ्ट साइड राइट साइड फोर्स एंड टोटल अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स, उसको बैलेंस करना है, तभी जाके इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। जस्ट इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, जस्ट नोट इट।